मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप स्वस्थ एवं मस्त रहें, इसके लिए हम ईश्वर से सदैव शुभाकांक्षी हैं। आज हम आप लोगों के लिए आरोह भाग 2 के पाठ 3 कविता के बहाने पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। कवि से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। नई कविता के आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। यहीं पर इनका प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। 1973 से 1979 तक वे संगीत नाट्य अकादमी के उप पीठाध्यक्ष रहे। 1975 से 1978 तक अज्ञेय द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनका मृत्यु 15 नवंबर 2017 को हुआ। रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख कविता संग्रह है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, कुंवर जीव। और खंड काव्य की बात करें तो आत्मजयी और बाजसुआ इनका खंड काव्य है। कहानी संग्रह इनका आकारों के आसपास है और इन्होंने समीक्षा भी लिखी। इनके प्रमुख समीक्षा है आज और आज से पहले, तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं, साहित्य के अंतर विषयक संदर्भ। अगर पुरस्कारों की बात करें तो 1995 में कोई दूसरा नहीं पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा 2006 में सलाका सम्मान, 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा 2009 में पद्म भूषण सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए। भाषा की अगर बात करें तो कुंवर नारायण की भाषा खड़ी बोली रही है। इन्होंने न तो बलपूर्वक लोक भाषा का प्रयोग किया और न ही संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। वे सहज, सरल, भावानुकूल छंदों, बिंबों, प्रतीकों तथा अलंकारों का प्रयोग किए। इनकी कविताओं में उपमा रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण का सहज प्रयोग हुआ। भाव और भाषा दोनों ही आधुनिक युग से जुड़े हुए हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस पद्यांश में चिड़िया और कविता की तुलना की गई है। कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से अधिक कारगर, प्रभावी एवं सशक्त बताया गया है। कवि कहते हैं कि चिड़िया को खुले आकाश में उड़ता देखकर कविता ऊंची ऊंची कल्पनाओं की उड़ान भरती है। वह धरती से ऊपर उठकर भावना, कल्पना और संभावना के आकाश में विचरण करने लगती है। उसमें नए नए भाव, नए रंग, नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसके ओर छोर को नहीं जान पाती। कविता का विस्तार चिड़िया के समझ से परे है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी यह अभिव्यक्त करती है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में। कहने का भाव यह है कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित होती है। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है, यह उस बेचारी चिड़िया के समझ से बाहर है। कहने का भाव यह है कि प्रकृति की एक सीमा है, किंतु कविता का क्षेत्र अनंत है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि कहते हैं
कि फूल की एक सीमा है, किंतु कविता रूपी जो फूल है वह बिना मुरझाए महका करती है। फूल की सुगंध सूखने के बाद नष्ट हो जाती है, किंतु कविता अनंत काल तक सुगंध बिखेरते रहती है। क्या कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता फूलों को खिलता देखकर खिलती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। उसमें नए रंग, भाव और सौंदर्य भर आते हैं। परंतु फूल की एक सीमा है। वह कविता के सुगंध और सौंदर्य से तो भर देता है, किंतु कविता के खिलना उसके समझ से परे है। उसका बोध फूल को नहीं हो पाता, क्योंकि फूल एक दिन गंधरहित हो जाता है, लेकिन कविता बिना मुरझाए महका करती है। वह घर के भीतर, घर के बाहर, हर घर, हर द्वार पर अपने भाव रूपी सुगंध बिखेरते रहती है। इस बारे में बेचारा फूल कुछ नहीं जान पाता। वह तो बस सुगंध से भरना और फिर एक दिन झड़ जाना, इतना ही जान पाता है। लेकिन कविता अनंत काल तक सुगंधित रहती है। अगली पंक्ति है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने का माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि बच्चे खेल खेल में अपने पराये का भेद समाप्त कर देते हैं। वह पास पड़ोस में समान आत्मीयता के साथ खेल खेलते हैं। बच्चों की क्रीड़ा के समान ही कविता भी सबको समान रूप से मानती है। कवि अपनी कविता में अपने पराये का भेद भूलकर सबकी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। इसीलिए कविता की सीमा बहुत ही विस्तृत है। क्या कहते हैं कि बच्चों की खेलों को देखकर कवि अपनी कविता में शब्द रूपी क्रीड़ा करता है। वह शब्दों के भावों, विचारों और नए नए खेलों को खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, वे उस सभी घरों में समान रूप से खेल खेलते हैं। उनके मन में अपने और पराये का भेद नहीं रहता। खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं तथा सभी घरों को एक करके वे क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो बच्चे ही जानते हैं। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है। यह शब्दों का खेल है। कवि अपने शब्दों के माध्यम से अपने मन के, बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को बाड़ी प्रदान करता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। प्रस्तुत कविता में कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता के पंख लगाने में रूपक अलंकार है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में ल की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। तथा अंतिम पंक्ति में बच्चों में पाई जाने वाली स्वाभाविक आत्मीयता, अभेदता, निष्कलुषता इत्यादि का वर्णन किया गया है। बच्चा ही जाने शब्द का प्रयोग में बताया गया है कि बच्चे और कवि दोनों सोच विचार कर अभेदता नहीं दर्शाते, यह तो उनका सरल स्वभाव है।